हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। लगातार आप जो है एडीओ की तैयारी कर रहे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, डेली क्लासेस सारी एडीओ की, और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं एडीओ के सारे सब्जेक्ट आएंगे मेरे द्वारा लाए जाएंगे। ठीक है, और मेरे चैनल पर जाना, बगल में प्लेलिस्ट होगा, वहां पर एडीओ के सारे क्लासेस को मैंने जो है क्रम से जमा दिए हैं। ठीक है, डेली आप जो है एक एक घंटा देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। डेली एक एक घंटा देखिए तो रिवीजन करते रहिए भैया, बहुत हो जाता है। धीरे धीरे भी आप चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो के शुरू में मुझे इंपॉर्टेंट बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। कुछ लोग बोल रहे हैं करंट अफेयर लाइए, भाई मैं सबको लाऊंगा। ठीक है, अभी बेस जो सब्जेक्ट है उसको कर लीजिए। करंट अफेयर का क्या है, करंट अफेयर 3-4 वीडियो एक एक घंटे का बनाऊंगा, पूरा मैं सबमिट कर दूंगा एक ही में। एग्जाम के टाइम वो ताजा का ताजा भी रहेगा। ठीक है, अभी बेस सब्जेक्ट को देखिए और मेरे ऊपर रहिए, मेरे भरोसे पर आप जो है चलिए, बिंदास होकर के चलिए, और बिंदास आपको बेहतरीन क्लास, बेहतरीन सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट क्लियर कराए जाएंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज एडीओ को कौन सा क्लास है। एडीओ को लगातार जो है 19वें क्रम का क्लास है। ठीक है, इसमें देखेंगे सीजीजीएस को देखेंगे। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु को देखेंगे। अब ध्यान से समझिए, जलवायु आप बोलकर देखिए, क्लाइमेट, जल और वायु। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु देखेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, जो फैक्ट्स है, उसको मैं पूरे डिटेल करते चला जाऊंगा। एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर में, उसको भी मैं आपको जो है क्लियर करते हुए चले जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जलवायु। देखो बहुत से लोग ये बोलते हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। भैया आपको मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, जब हम 11th क्लास में तो हमारे टीचर ने जो है मौसम और जलवायु को बहुत अच्छे से बताया हुआ था, उसके बाद हम कभी भूले ही नहीं हैं। ठीक है, देखो मान के चलो मौसम क्या होता है, वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ध्यान से समझिए, मान के चलो एग्जाम्पल हमारे टीचर कैसे हमको बताया था, उसके बाद हम कभी भूले ही नहीं। देखो कोई व्यक्ति होता है, मान के चलो कोई व्यक्ति होता है कि भैया होली आ गया तो चलो थोड़ा सा पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं। ठीक है, मौसम बना रहे हैं बोलते हैं, है नहीं। किसी का शादी हुआ तो कभी, है नहीं, कभी होली आया तो पी लिया, मौसम बना रहे हैं ऐसे करके। कभी क्या है, जैसे मान के चलो कभी किसी का शादी हुआ तो चलो थोड़ा सा मौसम बना लेते हैं। कभी किसी के घर में बोलते हैं ना छठी हुआ, है नहीं, तो चलो थोड़ा सा पी लेते हैं। चलो आज थोड़ा खुशी का त्योहार है, चलो थोड़ा सा पी लेते हैं। तो जो कभी कभार चले, ठीक है, अल्पकालीन हो, वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को क्या कहते हैं भैया, मौसम कहते हैं, कभी कभार। अब मान के चलो यही जो अल्पकालीन है वो रेगुलर हो जाए, तो कोई व्यक्ति है मान के चलो रोज मौसम बना रहा है, रोज डेली, हर दिन, हर घड़ी, हर महीने, हर हर वर्ष उसका वही काम है, तो क्या कहोगे, मौसम की दीर्घकालीन अवस्था को जलवायु कहते हैं। सीधी सी बात। भाई देखो आप कभी कभार पहले पी रहे थे, मैं कभी होली पर पी लिए, कभी किसी का शादी पर, कभी किसी के छठी पर पी लिए, कभी कभार, है नहीं। तो वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था से मौसम कहते हैं। अब यही कहीं मौसम आप रेगुलर बनाने लगे तो, अरे रोज बनाते हैं हम मौसम भैया, चलो आज आज है, कल है, परसों है, हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने, हर साल। तो मौसम को अब जैसे बढ़ा लिए, दीर्घकालीन कर लिए, मौसम बनाना ज्यादा कर दिए, रोज रोज कर दिए, तो वो भैया जलवायु बन गया आपका। ठीक है, तो मौसम की दीर्घकालीन अवस्था को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, और वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को मौसम कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए देखते हैं। जलवायु जो शब्द है अरबी भाषा शब्द का है, ध्यान से समझिए। अरबी 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 का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। इसे पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिए, जलवायु का अर्थ क्या होता है, ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। याद रखिए, इसको कैसे पूछा हुआ था, मैं जलवायु का अर्थ है ऐसे करके आपको दे दिया था, और ऑप्शन में दे दिया था कि भैया ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। यही सेम पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इसलिए आपको ध्यान में रखना जलवायु का मतलब क्या होता है भैया, ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। क्लियर हो गया ये बातें। चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, ये इसको भी पूछा हुआ था, आपको बता दूं मैं। ठीक है, और मेरे जितने भी वीडियो आते हैं सेलेक्टेड आते हैं। ठीक है, कोई इधर उधर नहीं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, टू द पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। समुद्र सतह से ऊंचाई, समुद्र की सतह से ऊंचाई एवं निकटता। ठीक है, प्रदेश में स्थित उच्चावच। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए। महासागरीय धाराएं आपको ध्यान में रखना है। अक्षांशीय विस्तार, सापेक्षिक स्थिति, वायु दाब एवं हवाओं की दिशा। ठीक है, ये सभी जो है क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। इसको कैसे पूछा हुआ था मैं आपको बता देता हूं। ठीक है,
आपको निम्न में से जलवायु छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं ऐसे करके, और नीचे आपको ऑप्शन दे दिया था। क्या दे दिया था? ध्यान से, समुद्र सतह से ऊंचाई एवं निकटता, प्रदेश में स्थित उच्चावच, महासागरीय धाराएं, अक्षांशीय विस्तार और उपयुक्त सभी, ऐसे करके दे दिया था। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर उपयुक्त सभी ऑप्शन में दिखा तो 95% चांस रहता है कि उपयुक्त सभी ही उसका आंसर होगा। ठीक है, 5% में भले गलत होगा, अलग बात है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन ए और सॉरी ऑप्शन बी और सी सही होता है तो उसको ले लिया करो। ऑप्शन बी और सही दोनों सही है तो दोनों सही है, ऐसे आंसर ज्यादा चांसेस होते हैं इसके सही होने के। ठीक है, तो ध्यान से समझना, छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? समुद्र सतह से ऊंचाई एवं निकटता, प्रदेश में स्थित उच्चवाच, ठीक है, महासागरीय धाराएं आपको ध्यान में रखना है, अक्षांशीय विस्तार ये भी प्रभावित करते हैं, सापेक्षिक स्थिति इसको भी ध्यान में रखना है, वायु दाब, ठीक है, और हवाओं की दिशा। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। और जलवायु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन, ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन, डायरेक्टली यही क्वेश्चन उठाकर पूछे गए थे। ठीक है, देखो फॉर्मेट आपको जब पता चलता है तो थोड़ा माइंड में क्लियरली होता है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं फिर आपको पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, और रेडियो की जो और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि भैया सीजीपीएससी में भी काम आएगा, एडीओ में भी तो काम आएगा छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, अगर उसमें सीजीजीएस का पोर्शन रहेगा तो 100% काम आएगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए आप। क्लियर हो गया बातें? और अभी आपका 15 जून को संभावित डेट बताया गया, एडीओ का बहुत दिन है, रोज एक एक घंटे का क्लास आ रहा है, मुश्किल से मेरा 30 मिनट या 40 मिनट का आ रहा है। 40 मिनट अपने समय दीजिए, 40 मिनट उसे शाम को रिवीजन कर लीजिए, सीधी सी बात है। प्ले लिस्ट में जाइए, एक क्रम से जमा लिया। अगर अपने हेड नोट से आप नहीं रिवीजन कर रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सीधी सी बात है। देखे रहेंगे, बार बार सुने रहेंगे तो और अच्छे से बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा, इसे भी पूछा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा निम्न है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया गया था। तो 1300 से 1325 ऐसे ही दिया रहता है क्वेश्चन, आप उठाकर देखिए प्रीवियस ईयर का, ऐसे ही 1300 से ऐसे 1325 मिलीमीटर, एमएम है, सेंटीमीटर मत होना भैया, कंफ्यूज मत होना, वरना जो है जो एग्जाम सेट करते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, 1300 से 1325 सेंटीमीटर दे देगा, इधर 1300 से 1325 मिमी दे देगा, तो एमएम आएगा, मिलीमीटर आएगा। ठीक है भैया, मिमी है, आपको ध्यान में रखना। पता चला भैया 1300 से 1325 सेंटीमीटर में मत लगा देना। ठीक है, तो ये इसको भी ध्यान में रखना है आपको, वो जो एग्जाम सेट करते हो फंसाने के लिए दे दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा है 1300 से 1325 सेंटीमीटर, आप उसी को मार के आगे 1300 से 1325 पढ़े थे भैया, 1300 से 1325 मिमी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु जो मानसूनी, मुख्यतः मानसून पर निर्भर रखती है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है भैया मानसूनी है, आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा गया था। ठीक है, और ये जो है मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु मुख्य में से किस पर निर्भर करती है? तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है मानसूनी है, जो कि मानसून पर निर्भर करती है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मकर रेखा और कर्क रेखा की जो मध्य की जलवायु है उसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब ध्यान से समझिए, जो कर्क रेखा है और मध्य रेखा है, अब अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो और अच्छे डिटेल से मैप के थ्रू पूरा पूरा डिटेलिंग बताता। यहाँ पर मैं कहां पर बनाऊं यार, बताओ, आधे घंटे ऐसे ही मैप बनाने में लग जाएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को आपको क्या कहते हैं, ध्यान रखिए, ये जो मकर रेखा है और कर्क रेखा के मध्य की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। में कैसी जलवायु पाई जाती है भैया? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है गर्म, जिसे उष्ण और आर्द्र अर्थात शुष्क उपाद्र भी है, आपको ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है गर्म और आर्द्र होती है, अर्थात शुष्क उपाद्र है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शुष्क उपाद्र, आपको ध्यान में रखना है इन सभी चीजों को। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगला देखते हैं, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है, इसको कैसे पूछा हुआ था मैं आपको बता दूं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जलवायु फैलाव निम्न है, ऐसे करके आपसे ऑप्शन पूछ दिया गया था। छत्तीसगढ़ में जलवायु जो फैलाव निम्न है, तो आपको क्या रखना है भैया? उपाद्र महाद्वीपीय, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ जलवायु गर्म और आंध्र अर्थात
शुष्क उपाद्र है, आपको ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ में जो जलवायु फैलाव निम्न है, अगर आपसे पूछे तो उपाद्र महाद्वीपीय है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको 13 ऋतु देखने को मिलेगा। भारत में आप जाएंगे, जैसे भारत की ऋतुओं को चार चार ऋतु आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 ऋतु आपको देखने को मिलेगा। वर्षा ऋतु हो गया, ठीक है, शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है भैया, आपको पता है। वर्षा ऋतु बरसात के टाइम को बोला जाता है, ठीक है। शीत ऋतु ठंडे के समय को बोला जाता है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के दिनों को बोला जाता है। आप इतना तो ये तो बच्चों वाला बात है, ठीक है। लेकिन इसको क्या क्या यहाँ से पूछे जाते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि आपको ध्यान में रखना है 16 फरवरी से 15 जून तक, ठीक है। ये डेट आपको आप देखेंगे लगभग लगभग 16 फरवरी से जो है ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। थोड़ा धूप भैया तेज होने लग जाता है, ठीक है। तो इसका अवधि याद रखना है 16 फरवरी से 15 जून। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु 16 फरवरी से 15 जून आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक गर्म स्थान छत्तीसगढ़ पे कौन सा है भैया? चांपा है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा है? चांपा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की अवधि है छत्तीसगढ़ में तो 16 फरवरी से 15 जून तक, आपको ध्यान में रखना है। 16 फरवरी से 15 जून तक ये पूछा गया। कैसे आपको पूछता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक, ऑप्शन टिक लगा देना, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म स्थान है, इसको पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ठंडा स्थान है, ऐसा पूछा जाता है। तो सर्वाधिक जो गर्म स्थान है चांपा है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगला देखेंगे, मई जून के महीना में देखना शुष्क हवा चलती है। शुष्क हवा को क्या बोलते हैं भैया? लू कहते हैं। इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मई और जून के महीने में जो शुष्क हवा चलती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? ऐसे करके, तो उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं भैया। इसको सब सुने हुए हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि पैटर्न कैसे पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत, अब जब देखें प्रीवियस ईयर को तो उसका पैटर्न ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की अवधि है ऐसा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान चांपा है, ठीक है। मई और जून में जो शुष्क हवाएं चलती है उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। जब आपको पैटर्न पता रहेगा तो और इजिली समझ आएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु तो भैया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वर्षा ऋतु पानी बरसात के समय को बोला जाता है, ठीक है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना। लेकिन इसको ध्यान में रखना है 16 जून से 15 अक्टूबर तक इसकी अवधि रहती है, ठीक है। ये तो अवधि हो गया भैया। वर्षा ऋतु कब से कब तक रहता है उसी अवधि बोल रहे हैं, ठीक है। तो 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगा इसकी अवधि। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है कि भैया छत्तीसगढ़ में, पूछे छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होता है? ध्यान से समझिए, मानसून प्रवेश कब होता है छत्तीसगढ़ में भैया? तो 10 से 15 जून के मध्य, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखो सिंपल सी बात ये पूछा गया कि यह वर्षा ऋतु की अवधि क्या होती है, यानी कि छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु कब से लेकर कब तक रहता है? तो ये हो गया 16 जून से 15 अक्टूबर तक, क्लियर हो गया। लेकिन मानसून का प्रवेश कब होता है छत्तीसगढ़ में? मानसून प्रवेश कब करता है छत्तीसगढ़ में? तो 10 जून से लेकर 15 जून तक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश निम्न में से है, ऐसे करके कब होता है? तो 10 जून से 15 जून तक। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु की अवधि है, उसको आपको पूछ दिया जाए 16 जून से 15 अक्टूबर तक। 16 जून से 15 अक्टूबर तक आपको जो है वर्षा ऋतु देखने को मिलेगा। अगर छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश अगर पूछे भैया आपसे तो 10 जून से 15 जून के मध्य, इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसे सीजीपीएससी में अभी पूछा हुआ था और इसी क्वेश्चन पर विवाद भी उठा था, आपको बता दूं मैं, ठीक है। आयोग ने इसका आंसर कुछ और ले दिया था, ठीक है। जब मॉडल आंसर आया तो इसका देखो, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु मुख्यतः किस कहां से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, साउथ वेस्ट से होती है, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये विवादित क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। जब इससे पहले जब 1-2 साल पहले सीजीपीएससी हुआ था तो इसी क्वेश्चन पर विवाद उठा था, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से रखिए, साउथ वेस्ट मानसून से होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। लेकिन आयोग ने कुछ और ले लिया था भैया, सारे बुक में यही है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। पढ़ते 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 एस्पिरेंट का बाल पक गया भैया। लेकिन आयोग ने इसका आंसर इसी को गलत ले लिया था तो विवाद उड़ गया था। तो अगर आपसे ये पूछे तो आप यही आंसर रखिएगा भैया। छत्तीसगढ़ में जो मानसून है, छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। आप भी कंफ्यूज मत रहिएगा, साउथ वेस्ट आप याद रखें। छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी से 90%
वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में और अरब सागर से 10% होती है, इसको पूछा जाता तो है। आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़ में जो 90% जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से होती है। मैं आपको बता दें, यहाँ पर लिख दिया मैंने, बंगाल की खाड़ी से 90% छत्तीसगढ़ में वर्षा की प्राप्ति होती है और बचा 10% में जो अरब सागर की खाड़ी से छत्तीसगढ़ में वर्षा की प्राप्ति होती है। ठीक है, 10% जो है अरब सागर की खाड़ी से प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में 90% जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से और 10% जो है अरब सागर की खाड़ी से वर्षा होती है। क्लियर हो गया यहां तक बातें? चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कहाँ है भैया? मैंने बार बार बताया है, अबूझमाड़, नारायणपुर अबूझमाड़। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, अबूझमाड़ की पहाड़ी में होती है और कितना 187 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, 187 सेंटीमीटर, यहाँ पर मिलीमीटर मत लिखना, मिमी करके लिखा रहेगा उसे टिक मत लगाना। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी में सबसे ज्यादा होती है, इसे छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी कहते हैं, इसको भी मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पर वर्षा जो होती है 187 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है अबूझमाड़, कहाँ है? नारायणपुर में, आपको ध्यान में रखना है, जिसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। ठीक है, और ये इसमें कहा, इसमें कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है भैया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ये याद रख लेना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? अबूझमाड़ को कहते हैं। कहाँ है? नारायणपुर में भैया। यहाँ कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान चांपा है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। न्यूनतम वर्षा भैया हमारे कवर्धा में होती है। ठीक है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? हमारे कवर्धा में होती है और इसका क्या रीजन है? मैकल पर्वत के कारण है। ठीक है, मैकल पर्वत के कारण है। ठीक है, अगला देखते हैं शीतकालीन वर्षा। ठीक है, शीतकालीन वर्षा जो होती है पश्चिमी गर्त से होती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो शीतकालीन वर्षा है पश्चिमी गर्त से होती है, आपको ध्यान में रखना है। शीतकालीन जो वर्षा है पश्चिमी गर्त से याद रखना है। और सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है भैया? अंबिकापुर है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे शीतकालीन वर्षा पश्चिमी गर्त से होती है और जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है अंबिकापुर है। ठीक है, आप जाइए कभी सरगुजा संभाग घूमिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैन पार्ट घूमिए, वहां पर जो है मैन पार्ट शिमला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का शिमला कहते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद अंबिकापुर घूमिए, बड़ा बड़ा अच्छा है, जसपुर है, सरगुजा संभाग घूमिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, कभी बस्तर संभाग घूमिए, कभी आइए हमारे कवर्धा में भोरमदेव घूमिए। ठीक है, सरोदा दादर घूमिए, यहाँ पर है भोरमदेव अभ्यारण्य है जो सबसे नवीनतम है, घूमिए, बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है प्राकृतिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, बहुत अच्छा है। ठीक है, सौंदर्य से भरा हुआ है, धनी है हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश। जब भी समय मिले छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहले भ्रमण कीजिए, फिर भारत भ्रमण पर आप निकलिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान अगर आपसे पूछे तो भैया अंबिकापुर है। अगला देखते हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रदेश में 40.10, आपको ध्यान में रखना है, 40.10 लाख कृषक परिवार है, आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 40.10 लाख कृषक परिवार है, जिसमें से 82%, 82% जो परिवार है लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें क्या रखना है? 82% जो है एवं सीमांत जो है श्रेणी के कृषक है, आपको ध्यान में रखना है। प्रदेश में 40.10 लाख क्या है? कृषक परिवार है, जिसमें 82% आपको ध्यान में रखना है लघु और सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। क्लियर हो गया बातें? लघु और सीमांत किसे कहते हैं पता है भैया? लघु किसान किसे कहते हैं, सीमांत कृषक किसे कहते हैं, पता है आपको? नहीं पता तो आगे मैं बताऊंगा, इसका जो है डिटेल मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के 80% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर रखती है। स्वाभाविक सी बात है, छत्तीसगढ़ के लगभग लगभग 80% जो जनसंख्या यहाँ के कृषि पर ही निर्भर है। कृषि जो है मेनली आजीविका प्रधान है, आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ की जो लगभग 80% जनसंख्या कृषक परिवार है, कृषि पर ही निर्भर है, आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ के लगभग लगभग ये पूछा हुआ है 80% कृषि पर निर्भर है और छत्तीसगढ़ जो है कृषि आजीविका प्रधान। छत्तीसगढ़ की जो कृषि है मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कैसे आपसे पूछे गए थे मैं बता। देश में 40.10 लाख जो है कृषक परिवार है, आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 82%, आपको ध्यान में रखना है, 82% जो परिवार है लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक है। पूछा गया है छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ कृषि जो है आजीविका प्रधान है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो कृषि है मानसून पर निर्भर है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, अगला जो पूछा गया बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है भैया? एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? जगदलपुर बस्तर, आपको ध्यान में रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की सॉरी एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है भैया? जगदलपुर बस्तर, आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं
कोसा अनुसंधान केंद्र और काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया? बस्तर में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो दोनों कहाँ है? बस्तर में। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है, काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर में है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वन लाइन फैक्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला बढ़ते हैं। टमाटर की राजधानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटर की राजधानी निम्न में से किसे कहते हैं? लुड़ेंग जसपुर। आपको ध्यान में रखना है, लुड़ेंग जसपुर। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं? ऐसे पूछ दिया जाएगा आपको। ठीक है, लुड़ेंग जसपुर। जसपुर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कब बनाया गया था? 2010 में। ये सन आपको याद रखना है। और कहां बनाया गया था? राजनांदगांव में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में प्रथम किसान शॉपिंग मॉल 2010 में बनाया गया था। और कहां बनाया गया था? राजनांदगांव में। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्र सेवा केंद्र कितने हैं भैया? छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्र सेवा केंद्र 2805 है। 2805 है, 2805 है, 2805 है। इसे याद रख लीजिए। ठीक है, और कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? 28 है। वर्तमान में 28 है। ठीक है, समय के साथ बढ़ सकता है, स्वाभाविक सी बात है, बढ़ सकता है भैया। इसमें क्या दिक्कत वाली है? बढ़ा दिया तो बढ़ जाएगा। ठीक है, डेटा बढ़ जाए, आगे पीछे हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन वर्तमान में भी ध्यान रखना, केवी के 28 है। और जो है कृषि यंत्र सेवा केंद्र 2805 है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा आपको ध्यान में रखना है, समर्थन मूल्य पर जो धान की खरीदी की समूची जो व्यवस्था को, याद रखना, व्यवस्था को 2007-8 में कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर जो धान की जो खरीदी की समूची व्यवस्था है कंप्यूटरीकृत कब कर दिया गया था? किस सन को कर दिया गया था? कंप्यूटरीकृत कब कर दिया गया था? 2007-8 में। आपको ध्यान रखना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। सीजीपीएससी में देखने को आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 2007-8 में इसे क्या कर दिया गया था? कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था। अगला देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कैसे आपको पूछ दिया जाएगा। अब जब इकोनॉमिक में कराया था तो वहां पर डिटेल बताया था। यहाँ पर भी अगर कृषि चल रहा है, वर्षा चल रहा है, तो पूरा वर्षा जलवायु चल रहा है बता दू। ठीक है, कृषि कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कि द्वितीय क्षेत्र में कि तृतीय क्षेत्र में आता है? भैया आपको पूछा जाता है तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन कौन से क्षेत्र में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। खनन और उत्खनन कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खनन और उत्खनन, मछली पालन, पशुपालन, कृषि, ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आपको ध्यान में रखना है। मैंने बहुत इकोनॉमिक का क्लास लगाया हुआ था तो चीख चीख कर बताया था भैया कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, तृतीय क्षेत्र में कौन आता है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र, खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र, खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र, खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन आपको पता ही है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रकृति से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे कृषि देखेंगे, पशुपालन देखेंगे, मछली पालन, ये सब प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, खनन उत्खनन आप देखेंगे, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसे रट लीजिए भाई, खनन और उत्खनन को सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है भैया? राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसल सबको पता है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल कौन है भैया? धान की फसल है। आपको ध्यान में रखना है। और दलहन फसल पूछे तो दलहन फसल किसे कहते हैं भैया? जिससे हमें दाल प्राप्त हो। अब दाल या तो ऐसा होता है उनके बीज को आप तोड़ के देखना, दो भागों में टूट जाता है, तो उसे दलहन फसल कहते हैं, है नहीं? जैसे अरहर है, दलहन की फसल है। सोयाबीन है, आप सॉरी, जैसे चना है, ये चना क्या है? दलहन की फसल है। मटर आप देखेंगे दलहन की फसल है, वो दो भाग में टूट जाता है, उनके जो बीज होते हैं बराबर दो भाग में टूट जाते हैं, उसे दलहनी फसलें कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो मुख्य सबसे ज्यादा दलहनी फसल किसकी है भैया? चना है। आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की मुख्य दलहनी फसलें कौन सी है? चना है। तिलहन फसल स्वाभाविक सी बात है, जिससे हमें तेल की प्राप्ति होती है। ठीक है, सोयाबीन तो जो है दलहन में भी आता है, तिलहन में भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा तिलहन में लिया जाता है। सोयाबीन से हमें तेल की प्राप्ति होती है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्य तिलहन फसल कौन से है भैया? सोयाबीन है। दलहन फसल चना है और खाद्यान्न फसल धान है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है, खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल किसे कहते हैं भैया? जिसे वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। अब देखेंगे जैसे 15 जून से 15 अक्टूबर तक
ठीक है। जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है भैया, इसकी बुआई वुआई की जाती है, ठीक है। देखेंगे नर्सरी तैयार किया जाता है और इसे जो है क्या होता है, रबी फसल यानी कि शीत ऋतु लगने से पहले काट लिया जाता है। तो खरीफ फसल में आपको एक लाइन में याद रखना है, धान की फसल। किसे कहते हैं खरीफ फसल भैया, जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु लगने से पहले काट ली जाती है, मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रखता है। एग्जाम्पल के लिए धान आप देखेंगे, जैसे वर्षा ऋतु लगेगा भैया, धान का बुआई शुरू, नर्सरी देना शुरू, तो खरीफ फसल है ये। वर्षा ऋतु पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। और जो है शीत ऋतु लगने से पहले काट लिया जाता है, यानी ठंडा लगने से पहले काट लिया जाता है भैया, सीधी सी बात, ठीक है। तो आप खरीफ फसल देखेंगे, जैसे धान है, बाजरा है, ज्वार है, कोदो है, कुटकी है, रागी है, ये सब क्या चीज है, खरीफ फसल है। खरीफ फसल में आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिए धान को। बात खत्म। वर्षा ऋतु जैसे लगा भैया, इसकी बुआई शुरू और ठंड लगने से पहले काट लिया जाता है इसको, ठीक है। अगला देखेंगे वाणिज्यिक फसल, कॉमर्शियल क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। गन्ना, ये गन्ना है भैया, आप देखेंगे गन्ना वाणिज्यिक फसल में आता है। जूट और कपास, आपको ऑप्शन पूछ दिया जाएगा कि वाणिज्यिक फसल है या कॉमर्शियल क्रॉप्स है, तो गन्ना है, जूट है, कपास आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जूट कपास आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रबी की फसल, रबी की फसल मतलब सीधी सी बात एक लाइन में बताऊं, जिसे हम ठंड के समय बोते हैं। ठंड के समय, जैसे आप देखना आपके आसपास में चना है, ठंड के समय बुआई किया जाता है और गर्मी से पहले काट लिया जाता है। अभी चना का कटाई चल रहा है, क्योंकि गर्मी से पहले, गर्मी ज्यादा लगने से पहले कटाई चल रहा है इसका। ठंड में हम बोए थे चना को और गर्मी लगने से पहले काट लिए, ठीक है। जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, आप देखेंगे ठंड के समय बोया जाता है इसको और गर्मी लगने से पहले, गर्मी ज्यादा पड़ने से पहले इसको काट लिया जाता है। रबी की फसल है, सीधी बात। रबी की फसल 15 अक्टूबर में, यानी कि ठंड जैसे जैसे लगना स्टार्ट होता है तब इसकी बुआई करते हैं और 15 फरवरी तक काट लिया जाता है, ठीक है। तो गेहूं आप देखेंगे, चना देख, रबी में आपको क्या ध्यान रखना है पता है, रबी में जैसे गेहूं है, चना, इसको आप ध्यान रखिए। खरीफ में आप देखेंगे जैसे धान में ध्यान आप रखिए, ठीक है। सोयाबीन को ही खरीफ में भी बोया जाता है, बोया जाता है, नहीं देखेंगे बरसात लगता है उस समय भैया सोयाबीन की भी क्या करी जाती है, बुआई की जाती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। जायद की फसलें, सिंपल सी बात है, जब आपका खेत खाली हो जाए भैया, जैसे रबी, रबी का फसल का मतलब क्या है, गेहूं आप काट लिए, चना काट लिया है, अब गर्मी, मेन गर्मी है आपके खेत में, तो क्या करोगे, आपका खेत खाली रहता है उस समय क्या करोगे, आप कुछ फसल लेगे, जैसे खीरा लगा दिए, ककड़ी लगा दिए, तरबूज लगा दिए, खरबूज लगा दिए, ये क्या है, इसे जायद की फसलें बोले जाते हैं, ठीक है। जायद फसलें बोले जाते हैं, जैसे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये जायद फसलों में आता है। कॉमर्शियल में गन्ना, जूट, कपास आते हैं। क्लियर हो गया बात है। चलिए अगला बढ़ते हैं। लघु कृषक, मैंने अभी आपको बताया कि भैया 82% परिवार जो है लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक है। यहाँ पर लघु कृषक किसे कहते हैं, लघु कृषक जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है, उसे क्या कहते हैं, लघु कृषक कहते हैं। अब ये पूछोगे कि 1 हेक्टेयर में कितना जमीन होता है, 1 हेक्टेयर में कितना जमीन होता है भैया, तो अगर एकड़ में हम बताएं तो 1 हेक्टेयर में 2 एकड़ 47 डिसमिल होता है। लगभग लगभग 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ हम बोल सकते हैं। अगर ऑथेंटिक अगर पूछे, फिक्स पूछे, तो 2 एकड़ 47 डिसमिल, 2.47 एकड़ 1 हेक्टेयर में। लघु कृषक किसे कहते हैं, 2 हेक्टेयर तक जिनके पास जमीन हो, यानी कि 5 एकड़ तक जिनके पास जमीन हो, उसे क्या कहते हैं, लघु कृषक कहते हैं। पूछा जाता है इसे डायरेक्टली, कैसे पूछे जाते हैं कि लघु कृषक हैं, ऐसा पूछ दिया जाएगा। आपको हेक्टेयर दे दिया जाए, 1 से 2 हेक्टेयर तक वाले को, 15 हेक्टेयर से ज्यादा वाले को, ऐसा पूछ दिया जाता है। तो लघु हेक्टेयर, सॉरी, लघु कृषक किसे कहते हैं, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन हो। और मैंने आपको बताया 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। तो लघु कृषक किसे कहते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन हो, यानी कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, तो 2 हेक्टेयर में 5 एकड़। क्लियर हो गया। आप देखेंगे कि 1 एकड़ में 43,600 वर्ग फीट होता है, 1 एकड़ में 43,600 वर्ग फीट होता है, और 1 डिसमिल में 436 वर्ग फीट होता है, और 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। क्लियर हो गया ये बातें। चलिए अगला देखते हैं। सीमांत कृषक, सीमांत कृषक किसे कहते हैं भैया, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो या 1 हेक्टेयर जमीन हो। मैंने आपको अभी बताया भैया कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ जमीन होते हैं, 2.5 एकड़ जमीन होते हैं। अगर आपके पास भैया 2.5 एकड़ तक की जमीन है, तो आप सीमांत कृषक में आते हैं। सीमांत कृषक कैसे याद रखना है भैया, सीमांत कृषक, सीमा का अंत हो गया बेचारा का, मैंने अपने ट्रिक से याद कर लिया था, इसे ऐसे ट्रिक, बेचारे के पास अब जमीन ही नहीं रहा है, सीमा का अंत हो गया। 1 हेक्टेयर जमीन है भाई, 2.5 एकड़ की जमीन है। बहुत से आप जितने भी लोग देख रहे होंगे सीमांत कृषक परिवार में आते होंगे आप भी। 1 एकड़, आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, यानी कि 2.5 एकड़ है, सीमा का अंत हो गया। इस 1 हेक्टेयर से और कितना कम करोगे भाई, सीमा का अंत हो गया। मैंने ऐसे याद किया, उसके बाद नहीं बोला इसको, ठीक है।
तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होते हैं। आपके पास कितना जमीन है, आप कौन से वर्ग के किसान हैं, आप यहीं पर बताइए भैया। सीमांत कृषक जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, यानी कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होता है। आपके पास क्या 2.5 एकड़ है, 2.5 एकड़ तक जमीन है, तो आप भैया सीमांत कृषक में आते हैं। आपके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है, यानी कि भैया 5 एकड़ तक जमीन है, तो आप लघु कृषक में आएंगे। अगर आपके पास जो है वृहद किसान कब कहे जाएंगे, जब 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। अब मैंने आपको बताया कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, तो 10 हेक्टेयर में लगभग लगभग 24 से 25 एकड़ होता है। तो कौन है भैया वृहद किसान, आप जो है कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आपको ये डेटा भी बताया कि भैया 1 हेक्टेयर में 2 एकड़ 47 डिसमिल यानी लगभग 2.5 एकड़ जमीन होता है। 1 एकड़ में 43,600 वर्ग फीट होता है। 1 डिसमिल यानी कि 100 डिसमिल में 1 एकड़ होता है, तो 1 डिसमिल में 436 वर्ग फीट होता है। अगर आपको ये पूछे भैया कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 10,000 वर्ग मीटर होता है 1 हेक्टेयर में। क्लियर हो गया ये बातें, ठीक है, ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है भैया। अगर अनाज में पूछे, अनाज में अगर पूछे सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, तो धान का होता है। ठीक है, उसके बाद मक्का का होता है, उसके बाद गेहूं का होता है। ठीक है, ये किसमें है, अनाज का उत्पादन देख रहे हैं, अनाज का उत्पादन देख रहे हैं। ठीक है, अनाज में सबसे ज्यादा उत्पादन धान का होता है, फिर मक्का का, फिर गेहूं का, क्रम को पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, अगर हम पूछे दलहन में, मैंने आपको क्या बताया, जिसका भैया बीज को 2 भागों में तोड़ो तो 2 भागों में बराबर बढ़ जाता है, दलहने फसलें में आया जाता है। ठीक है, दाल बनता है उनसे। ठीक है, जैसे दलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, चना का होता है, उसके बाद लाख का होता है, लाख या तिवड़ा, उसके बाद उड़द का। क्लियर हो गया ये बातें, ठीक है। ये उत्पादन है भैया वर्ष के हिसाब से आगे पीछे होता रहता है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। कभी पता चला कि भैया धान थोड़ा पीछे हो गया, धान खैर छत्तीसगढ़ में पीछे नहीं होगा, उत्पादन में आगे ही रहता है। ये इकोनॉमिक सर्वे है, करे डेटा का अपडेट है, डेटा अपडेट होते रहते, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, अभी इसको याद रखना है। ठीक है, अपडेट होना भी समय के साथ जरूरी है। पता चला भैया अभी भी आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मान रहे, तो भैया आपको समय के साथ अपडेट होना है कि अब भैया विष्णुदेव साय जी हैं। ठीक है, पहले जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके था, आपको पता है, उससे पहले और अभी नया आ चुका है भैया। तो समय के साथ आपको अपडेट होना जरूरी है। पहले भैया कृषि मंत्री अलग था, अभी अलग है। पहले जो है देश के राष्ट्रपति कौन थे, है नहीं, अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी है। तो समय के साथ आपको अपडेट होना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं करंट अफेयर अपडेट क्यों रहेंगे, अरे भैया अभी भी कोई बोल देगा कि भूपेश बघेल है मुख्यमंत्री, तो सब लोग हंसेंगे। इसलिए अपडेट होना जरूरी है। करंट अफेयर इसलिए पढ़ा जाता है भैया, समय के साथ आपको अपडेट होना है, वरना लोग हंसेंगे। अभी भी मान रहे हो भैया कि हाँ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है, विष्णुदेव साय जी बन गए हैं। तो समय के साथ अपडेट रहोगे तो अपने आप को अपडेट वर्जन में पाओगे। ठीक है, जमाने के साथ आप चल पाओगे। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है। देश दुनिया में क्या हो रहा है, समय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है, तो भैया जांजगीर चांपा में होता है। ठीक है, आपको अगर ऐसा पूछे कि धान का शीर्ष उत्पादक जिला कौन सा है, तो भैया जांजगीर चांपा। ठीक है, गेहूं सबसे ज्यादा किस जिला में होता है, तो राजनांदगांव में होता है। ठीक है, चना अगर पूछे भैया तो बेमेतरा जिला में होता है, और गन्ना अगर पूछे भैया हमारे कबीरधाम जिला में होता है, क्योंकि कबीरधाम जिला में दो दो शुगर फैक्ट्री है। एक है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, और एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल कारखाना। यानी कि दो जो शुगर फैक्ट्री हमारे कवर्धा जिले में, क्योंकि कवर्धा जिले में सबसे ज्यादा अगर देखा जाता है तो भैया गन्ना का उत्पादन होता है। ठीक है, और सोयाबीन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, तो राजनांदगांव जिला में होते हैं। ठीक है, ये जो मुख्य फसल है उसका शीर्ष उत्पादक जो जिला है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो जो पूछे गए थे गवर्नमेंट एग्जाम में, जो एकदम फैक्ट्स चीजें हैं, पूरे यहाँ पर हमने देख लिया। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एडीओ की सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आएगी, बिंदास रहिए, बिंदास आप जो है कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।